हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आई नो इस चैप्टर की कुछ ज़्यादा ही वीडियोस बनी है, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में इस चैप्टर में हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। चीज़ें हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा याद भी करनी होती है, साथ में समझनी भी होती है। और मैं इस चैप्टर को अगर देखें तो ये काफ़ी फैक्चुअल चैप्टर है, तो इसमें हमें चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिकॉल करवाना पड़ता है। और मैंने हर वीडियो में पहले वाली चीज़ें भी रिवाइज़ करवाई हैं, तो इस वजह से भी टाइम लगा है। और मैंने अगर 10 पार्ट्स बने इस चैप्टर के, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन 10 पार्ट्स में हमने एक एक डेढ़ 2 घंटे की वीडियो बनाई है। आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनी है, आधे घंटे से कम की वीडियो हमने बनाई है और पोस्ट की हैं। तो अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर्स की, तो आप देख सकते हैं। अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू। अगर ये विजिबल नहीं है तो देख लीजिए, लेकिन फिर थोड़ी सेटिंग बिगड़ जाएगी। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी नर्वस टिश्यू लिखा है और बाकी मैं अभी पढ़ाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा चीज़ों के बारे में। तो देखिए, हमें पढ़ना है आज नर्वस टिश्यू। हमने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने देखा था कि टिश्यू होता क्या है। हमने टिश्यू की डेफिनेशन देखी, मैंने वर्ड टू वर्ड उस डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम हमेशा बस सुन लेते हैं कि टिश्यू जो होती है, या जैसे हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं लाइफ की, लेकिन कोई समझनी भी होती है चीज़ें। तो सेल वाले चैप्टर में हमने अच्छे से समझी थी कि हम सेल को क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और उसी तरीके से हमने टिश्यू की डेफिनेशन समझी और डेफिनेशन का मतलब समझा। हमने कहा कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझाया और हर वीडियो में रिपीट भी करा, ठीक है। हर वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, रिवाइज़ करवाया, रिकॉल करवाया। तो उसके बाद में फिर हमने देखा कि हमें इस चैप्टर में मेजरली 4 तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से टिश्यूज़ थे, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। फिर हमने कहा कि हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। फिर हमने देखा कि हमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो हमें ये 4 तरह के टिश्यूज़ पढ़ने थे। फिर हमने एक एक करके इन सभी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। हमने एपिथेलियल टिश्यू को अच्छे से पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू में जो इतने भी उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, उनकी जो कैटेगरीज थी, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। फिर सिंपल में इतनी सारी की वो थी, इतने सारे टाइप्स थे, उनको देखा, कंपाउंड में देखा और चीज़ों को अच्छे से समझा। उसके बाद में हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया। फिर हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता था कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ही मिलता था, और उसके आगे फर्दर काफ़ी सारे टाइप्स हैं। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने में हमें टाइम तो लगा, वीडियो ज़्यादा बनी है उसके ऊपर, लेकिन वो इतना डिज़र्व भी करता था टॉपिक। इतना टाइम उस टॉपिक को हमें देना भी पड़ता, क्योंकि मैंने एक चीज़ को एक बार ही बोल के नहीं छोड़ा, बार बार समझाया भी है। उसके बाद में फिर हमने मस्कुलर टिश्यू किया प्रीवियस वीडियो में, और आज हम करने वाले हैं नर्वस टिश्यू। तो एक माइंड मैप हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हम चैप्टर में कर क्या रहे हैं और अभी तक इससे पहले हमने क्या किया। सिर्फ आगे आगे पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो अब शुरू करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू थोड़ा नाम से पता लग रहा है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ होगा। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, वैसे तो हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट के चैप्टर्स में, लेकिन नर्वस सिस्टम से हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड कुछ है। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, ये ब्रेन से रिलेटेड ही होता है नर्वस सिस्टम, और इसके बारे में डिटेल में हम लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ते भी हैं और वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें सिर्फ नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। नर्वस टिश्यू में सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं अभी इसका देखेंगे हम स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, अभी आएंगे इस टॉपिक पे भी। तो हमने कहा कि नर्वस सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, नर्वस टिश्यू में हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलती है, नर्वस सिस्टम में हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलती हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। चैप्टर भी तो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट में, ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अब हमने मस्कुलर टिश्यू में
एक चीज़ कही थी, हमने कहा था कि, और मैंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट भी किया था। देखिए, मस्कुलर टिश्यू में हमने कहा था कि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्टिबल भी होते हैं। लेकिन नर्वस टिश्यू में हम कहते हैं कि ये एक्साइटेबल तो होते हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टिबल नहीं होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अब हमने ये चीज़ क्यों कही थी मस्कुलर टिश्यू में कि वो एक्साइटेबल होते हैं और कॉन्ट्रैक्टिबल होते हैं। देखिए, एक्साइटेबल की बात तो यहाँ भी सेम है, लेकिन हमने वहाँ पे एक और चीज़ कही थी कि वो कॉन्ट्रैक्टिबल भी होते थे। तो एक ऐसा फीचर है जो नर्वस टिश्यू के पास में नहीं है लेकिन मस्कुलर टिश्यू के पास में है। तो वो कौन सा फीचर हो गया? वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। या कह सकते हैं वो जो मस्कुलर टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्टिबल है। अब कॉन्ट्रैक्टिबल कैसे है, ये चीज़ मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी, और इस चीज़ के बारे में हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे। अब इतना तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है ही कि भाई मसल है, मसल हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, इसी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हम अपने हाथ को ऐसे से ऐसे भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो वो कॉन्ट्रैक्टिबल होती है। लेकिन क्या न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसा होता है? क्या नर्वस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है? नहीं, वो बस एक्साइटेबल होता है, तभी तो सारे सिग्नल्स वगैरह जाते हैं। एक्साइटेबिलिटी का मतलब समझ आ सकते हैं आप? एक्साइटेबिलिटी मतलब यार वो कॉन्शियस है, इतना समझ लीजिए, वो कॉन्शियस है, ठीक है। और बाकी हम कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिग्नल्स कैसे आते हैं, कैसे आगे पास होते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें हमें याद रखने की भी ज़रूरत है। जैसे एक वर्ड है एक्साइटेबल, इसको हमें याद रखने की भी ज़रूरत है और समझना, थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे हैं, और बाकी भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। इस चीज़ पे ही पूरा चैप्टर भी बना हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ में ये कंडक्टिविटी भी करते हैं, कंडक्टिव होते हैं यार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक और तरह के सेल्स मिलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। एक तो होते हैं हमारे पास में न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं हमारे पास में न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये तो सबको याद होता है कि हाँ जी, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में इतना याद नहीं रहता है। तो आज हमें इसको भी पढ़ना है। देखिए, अब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में जो न्यूरोग्लियल सेल है ना, एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी हुई है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम कह रहे हैं दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं वो दो चीज़ें? एक तो है हमारी न्यूरॉन्स, दूसरी है हमारे पास में न्यूरोग्लियल सेल्स। अब हमें ऐसा लगता है कि न्यूरॉन्स के बारे में तो हम सुनते ही रहते हैं, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में होती है, तो हमें लगता है कि न्यूरॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगी और न्यूरोग्लियल सेल्स तो थोड़े बहुत ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का 50% से भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। अब इस पूरे नर्वस सिस्टम में 50% से ज़्यादा जो जगह है, या कह सकते हैं चीज़ें हैं, वो यार आप ये समझिए ये हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर 50% से ज़्यादा जगह न्यूरोग्लियल सेल्स ने ले रखी है। इतनी जगह न्यूरोग्लियल सेल्स ने ले रखी है, और ये जो इधर वाला स्पेस है ये सिर्फ हमारे न्यूरॉन्स है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में? न्यूरोग्लियल सेल्स के तो हमने कहा कि जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है किसके कंपैरिजन में? न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में। अभी पता क्या हुआ, हमारी वीडियो बैक हो गया, एग्जिट हो गया, मुझे पता नहीं चला। अब मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ, देखते हैं, फिर कंबाइन करेंगे वीडियो को, थोड़ी पहले वाली और थोड़ी अब वाली। अब हमें क्या करना है, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, बाकी तो बाद में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। तो हम कहते हैं कि जो न्यूरॉन है उसमें हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, सब आप इस पे आइए, इस स्ट्रक्चर पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये डायग्राम है मल्टीपोलर न्यूरॉन का, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? देखिए, एक जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं, आई होप ये विजिबल होगा, ये जो इतना पार्ट है, इतना, इसको हम कहते हैं साइटोन, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइटोन। अब साइटोन में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है? साइटोन के अंदर अभी देखिए, चलिए मैं बता देती हूँ। साइटोन में हम ये देख सकते हैं कि साइड में कुछ ऐसे ये जो स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं,
ठीक है, इनको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स, इनको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स। तो साइटोन में हमें एक तो डेंड्राइट देखने को मिले, साथ में हमें अंदर न्यूक्लियस भी देखने को मिलती है, ठीक है। और देखिए यार, हमने सेल में भी तो यही चीज़ पढ़ी थी कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो बाकी जगह है इसको हम कह रहे थे प्रोटोप्लाज्म कह रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूरॉन का सेल है तो हम क्या कहेंगे, ये न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। ये न्यूरॉन का सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये हो गया हमारा न्यूरोप्लाज्म, इसके अंदर जो बाकी स्पेस है, और इसके बाहर कुछ ऐसा ऐसा सा बना हुआ है। लाइक अभी आप जस्ट इमेजिन करिए, अभी डायग्राम तो वहाँ पे बना ही हुआ है, और हम कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से बनाएंगे भी। ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये जो बीच में एक डार्क स्टेन है, इसको हम कह रहे हैं, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है। और इस सेल के अंदर बाकी जो जगह है उसको हम कह रहे हैं ये न्यूरोप्लाज्म है। वहीं पे ये जो बाहर हमें आउटबॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं साइटोन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब साइटोन के बाद में ये जो हमें लंबा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लॉन्ग सा स्ट्रक्चर, इसको हम कह रहे हैं एक्सोन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं एक्सोन। अब एक्सोन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, हमें यहाँ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें, मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की हुई है कुछ लाइक ऐसे, ये होते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। अब श्वान सेल्स, और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, हमें एक शीथ मिलती है देखने को, जिसको हम कह रहे हैं माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ देखने को मिलती है हमें एक्सोन पे, और उसके बाद में हमें श्वान सेल्स भी देखने को मिलते हैं कुछ कुछ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सोन था, अब ये जो लास्ट वाला पार्ट आ रहा है इसको हम कह रहे हैं एक्सोन एंडिंग। ये एक्सोन था, एक्सोन ख़त्म हो रहा है, तो अब इसको कह रहे हैं हम एक्सोन एंडिंग, ठीक है। एक्सोन एंडिंग के जो हमें नीचे ऐसे वेसिकल्स कुछ देखने को मिल रहे हैं, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड्स, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड्स, ठीक है। एक और चीज़ होती है, उसको हम चलिए आगे ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ना, अभी ये मत सोचना कि हाँ ये मेंशन नहीं किया हुआ, ये मेंशन नहीं किया हुआ, मुझे भी पता है कि और चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें बस इतना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल। अब निजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे, अभी यहाँ पे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो ये हमें देखने को कहाँ पे मिलते हैं, इस चीज़ को याद करना है हमें बस। निजल्स ग्रैन्यूल हमें देखने को मिलते हैं साइटोन और डेंड्राइट में, साइटोन और डेंड्राइट्स में हमें निजल्स ग्रैन्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट और एक्सोन के बीच में सिंपली एक छोटा सा डिफरेंस करते हैं। जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, भाई डेंड्राइट स्मॉल है, वहीं पे एक्सोन मैंने अभी बताया था कि एक्सोन जो होता है वो लॉन्ग पार्ट होता है। तो हम कह रहे हैं कि जो डेंड्राइट है वो तो स्मॉल है, लेकिन जो एक्सोन है वो लॉन्ग है। वहीं पे डेंड्राइट ब्रांच्ड है, भाई ऐसे ऐसे ब्रांचिंग निकली हुई है, ब्रांच है ये, ऐसे ऐसे कुछ निकल रही है उसमें से, तो हम कह रहे हैं कि जो डेंड्राइट्स है वो ब्रांच्ड होता है। वहीं पे एक्सोन में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर नहीं, तो हम कह रहे हैं कि ये अनब्रांच्ड है। वहीं पे डेंड्राइट्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें, लेकिन एक्सोन तो सिंगल है, सिंगल एक ट्यूब सी जा रही है, लेकिन डेंड्राइट्स में ऐसा नहीं है, इधर से भी निकल रहे हैं, इधर से ऐसे। तो डेंड्राइट्स हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। वहीं पे जो हमारे एक्सोन होते हैं वो सिंगल होते हैं, एक ही प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हमें कुछ अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स के बारे में देखना है, एक और ही देख लेते हैं। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो इस तरह का न्यूरॉन कहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरह का न्यूरॉन कहाँ पे देखने को मिलता है। यूनिपोलर न्यूरॉन ये देखने को मिलता है हमें एम्ब्रियो में, ये जो था ये मल्टीपोलर था, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो आप कह रहे हैं हम कि यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो हमें एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। ए पोलर न्यूरॉन हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। बाईपोलर न्यूरॉन हमें रेटिना में देखने को मिलता है, और साथ में ऑल फैक्टरी एपिथेलियम में भी देखने को मिलता है। वहीं पे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन हमें देखने को मिलता है नोड्स गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब हमें दो मतलब एक हम क्लासिफिकेशन करते हैं लाइक माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में। अगर हमारे पास में माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गए, ये कह सकते हैं माइलिनेटेड सेल्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, और अनमाइलिनेटेड में
देखिए माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नाम से ही पता लग रहा है, जो माइलिनेटेड होंगे उनके पास में माइलिन वाली शीट प्रेजेंट होगी, जो अनमाइलिनेटेड होगी उनके पास में माइलिन शीट एब्सेंट होएगी। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जो माइलिनेटेड है उनके पास में माइलिन की शीट प्रेजेंट है और इनके पास में श्वान सेल्स भी हैं, देखिए। और जो अनमाइलिनेटेड है उनके पास में माइलिन की शीट नहीं है लेकिन श्वान सेल उनके पास में भी है। तो हम कह सकते हैं कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में क्या चीज़ कॉमन है, तो श्वान सेल्स दोनों में कॉमन है, श्वान सेल्स दोनों में मिलेंगे, लेकिन जो माइलिनेटेड वाले होंगे उनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, वहीं पे जो अनमाइलिनेटेड होंगे उनके पास में माइलिन की शीट नहीं होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो जो माइलिन शीट होती है जिनके पास में, यानी कि जो माइलिनेटेड होते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है, वो तेज़ी से मतलब लाइक उनकी स्पीड फास्ट होती है, और जो अनमाइलिनेटेड होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नर्वस वाले चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये था माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड के बीच में छोटा सा डिफरेंस। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। इस डायग्राम की बात करें तो लाइक इसको आप अभी स्किप कर ही सकते हैं। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि जो हमारे ग्लाइल सेल्स थे, हमने कहा था कि हमारे पास में न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं, उनमें दो चीज़ें हैं, एक होते हैं मैक्रोग्लाइल सेल्स और दूसरे होते हैं माइक्रोग्लाइल सेल्स। मैक्रोग्लाइल सेल्स जो होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडेमस आते हैं इस पर। वहीं पे अगर हम माइक्रोग्लाइल सेल्स की बात करें तो इसमें हमें एक चीज़ पढ़नी होती है, इनका एक्सेप्शन होता है कि ये जो होते हैं ये माइक्रोग्लाइल सेल्स ये मीजोडर्मली डिराइव होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या यार इस चीज़ से हमें इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, हमें बस इस चीज़ को याद रखना है कि जो हमारे माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे मीजोडर्मली डिराइव होते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमने कहा कि जो हमारे माइक्रोग्लाइल सेल होते हैं वो मीजोडर्मली डिराइव होते हैं और ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है काफ़ी दिन बाद, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, याद रखना था चीज़ों को। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आए हो, ये वीडियो तो आई हो, ये नर्वस सिस्टम तो आया, नर्वस टिश्यू तो आया ही हो, साथ में पूरा चैप्टर भी समझ आया। और अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनिमल टिश्यू नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, मतलब सभी चैप्टर्स की बनी हुई है उनके नाम से, चैप्टर के नेम से। And if you like the video then please press the like button, and if you can then please share the video with your friends, and also you can subscribe my YouTube channel for more updates and videos. And if you need my handwritten notes, then you can also let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes which are free of cost. So thank you again.